नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। एलनाबाद उपचुनाव में कांटे की टक्कर में अभय चौटाला चुनाव जीत गए हैं, लेकिन ये जीत उनके लिए किसी कड़वे घूंट से कम नहीं है। वहीं इस उपचुनाव में भले ही गोविंद कांडा पिछड़ गए, लेकिन एलनाबाद की जनता का दिल जीत गए। गोविंद कांडा ने जितना वोट हासिल किया है, उतना आज तक बीजेपी के किसी उम्मीदवार को नहीं मिला था। किसान आंदोलन के बीच इतने वोटों का मिलना अभय के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के नाम पर इस्तीफा देकर एलनाबाद पर चुनाव थोपने वाले अभय चौटाला उपचुनाव में जीत तो गए हैं, लेकिन ये जीत ठीक उसी तरह से है जैसे किसी के गले में कोई चीज फंस गई हो, जान हलक में अटक गई हो और अचानक वो चीज बाहर आ जाए तो इंसान राहत की सांस लेता है। ठीक वैसे ही अभय को ये जीत नसीब हुई है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जिस विकास का मुद्दा और सेवा का भाव लेकर एलनाबाद पहुंचे थे, एलनाबाद के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और जमकर उन पर वोटों की बारिश की। एलनाबाद में आज तक बीजेपी के किसी उम्मीदवार को इतनी वोट नहीं मिली जितनी गोविंद कांडा को मिली है। उन्होंने 2019 में अभय को मिली जीत का न सिर्फ अंतर कम किया, बल्कि अपना वोट बैंक भी बढ़ाया। इस बात को ऐसे समझिए, 2014 में अभय चौटाला ने 11,539 वोटों से जीत दर्ज की। करीब करीब यही आंकड़ा 2019 के चुनाव में रहा। इस चुनाव में भी उन्होंने 11,922 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2021 उपचुनाव में अंतर आधा से भी कम पर पहुंच गया। मतलब 6,739 वोटों से ही उन्हें जीत हासिल हो पाई। यानी साफ है कि किसानों ने भी अभय चौटाला का साथ नहीं दिया। अगर दिया होता तो जीत का अंतर ज्यादा होता, लेकिन इस बार ये अंतर काफी कम है। अभय चौटाला ने वोट के लिए किसान नेता राकेश टिकैत से प्रचार करवाया। राकेश टिकैत ने झोला लौटाने की अपील की, लेकिन लोगों पर असर नहीं दिखा। अभय चौटाला ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल का आरोप लगाया। कम नहीं है, मेरा मार्जिन बहुत बड़ा था और हॉर्स ट्रेडिंग अगर नहीं होती तो मैं ये इलेक्शन 30,000 वोट से जीतता। यहाँ तो कितना करोड़ों रुपया बंटा है, कितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। सारी चीजें आपने स्वयं आकलन किया है, आपने जा करके देखा इन चीजों को। ये मेरी जीत नहीं, ये किसान की जीत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए थे पहले दिन से, आज से नहीं, पिछले 7 साल से मिले हुए हैं। और 7 सालों में लगातार कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश करी। ये नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से जिस कांग्रेस के 35,000 वोट थे वो जमानत नहीं बचा पा रही है। सवाल यह है कि अगर सरकार ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया होता तो क्या अभय चौटाला जीत पाते? दूसरी तरफ गोविंद कांडा ने विकास को मुद्दा बनाया, लोगों ने विश्वास जताया और उन पर जमकर वोटों की बारिश की। जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हार कर जो लोगों का दिल जीत ले वही असली जननायक होता है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने एलनाबाद परिणाम पर कहा कि जो फैसला जनता ने किया है स्वीकार है। सहयोग और समर्थन के लिए उन्होंने एलनाबाद की जनता का आभार जताया। साथ ही सेवादार बनकर सेवा करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता भी उन्होंने दोहराई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में किसान आंदोलन का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस के पत्ता साफ होने पर भी धनखड़ ने तंज कसा। इसमें केवल और केवल बढ़त किसी पार्टी की हुई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। चाहे वो वोटों की संख्या के रूप में है, चाहे वो परसेंटेज के रूप में है, लगभग 10% वोट हमारे बढ़े हैं। और मैं ये मानता हूं कि सबसे अधिक चुनौती भी हमारे लिए थी। इस प्रकार की चुनौती चुनाव में हमारे लिए खड़ी की गई। नॉमिनेशन के दिन से लेकर प्रचार के भिन्न भिन्न मौकों पर, कागदाना की सभा जो मैंने की उसमें जिस प्रकार का वातावरण था, बाकी बहुत स्थानों पर वातावरण था, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से एलनाबाद की जनता ने
हमको वोट किया है। मैं एलनाबाद की जनता का आभार व्यक्त कर पड़ा है। इस सारे चुनाव के अगर सिनेरियो को मैं देखता हूं तो सबसे करारा तमाचा कांग्रेस पर है कि कांग्रेस किस प्रकार से G23 जैसी जो शब्दावलियां चलती हैं और किस प्रकार से कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, अपोजिशन की मुख्य पार्टी होते हुए भी किस प्रकार से जनाधार खो रही है, जमानत तक नहीं बचा पाना, मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो दुर्गति है वो कांग्रेस पार्टी की हुई। वहीं बीजेपी नेता जवाहर यादव ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा, इस चुनाव में अगर कोई नकारे गए तो वो है राकेश टिकैत। 2019 के मुकाबले 2021 के उपचुनाव में लगभग 1500 वोट ज्यादा पड़े। इसके बाद भी राकेश टिकैत जिसकी गठरी में पिछली जीत को सवा करना चाहते थे वो आधी रह गई, जिसका अर्थ ये है कि किसान का समर्थन मनोहर सरकार के तरफ बढ़ा है और जिन्होंने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था उनका घटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने अपने आप को योद्धा साबित किया है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल की एलनाबाद में जमानत जब्त हो गई है। पवन बेनीवाल को करीब 20,000 वोट ही मिले। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने अभय की जीत पर उन्होंने बधाई देते हुए तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव ही लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। मैंने बधाई भी दूंगा और ये भी पूछूंगा भाई पहले छोटा क्यों था और अब लड़ क्यों रहा था, दोनों बात। और आगे के लिए मैं कहूंगा भाई अब नो कॉन्फिडेंस लाऊंगा जब तो नहीं छोड़ेगा। तो सर पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वहाँ पे पवन बेनीवाल, आज की अभी तक की स्थिति ये है कि वो हार की तरफ जा रहे, तो इस क्या कारण है, उस चीजों को लेकर मंथन? प्रजातंत्र है, लोगों की मर्जी है, हार जीत तो प्रजातंत्र का अंग है भाई, कभी हार कभी जीत। नहीं, कुछ ये कहते हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है। कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस। बता दें कि एलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला को 65,897 वोट मिले, जबकि गोविंद कांडा को 59,189 वोट मिले। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20,857 वोट से ही संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर गोविंद कांडा ने इस चुनाव में जिस तरह से लोगों का भरोसा जीता है, उससे साफ हो गया है कि अगली बार अभय के लिए एलनाबाद की डगर आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे इस खास पैनल से तारुफ करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कौशिक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं प्रवीण अत्रे जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कहां कमी रह गई? देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव के अंदर जो नतीजे आए हैं स्वाभाविक है, उसका विश्लेषण करेंगे और अगर कहीं पे कोई कमी रही तो उस कमी को दूर करेंगे। लेकिन यश, आपका जो अभी पैकेज में सुन रहा था जी, उस पैकेज में आपने एक बात का जिक्र किया कि अगले चुनाव में अभय सिंह चौटाला की डगर आसान नहीं होगी। ये तो है, इस बात में कोई दरार नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सत्य है। मैं तो ये कहूंगा कि जो चुनाव जिसका परिणाम आज आया उसमें भी अभय सिंह चौटाला बाल बाल बच गए। जिस तरह से एलनाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा को अपना समर्थन दिया, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, किसान की आड़ में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका, गांव में घुसने से रोका। उसके बावजूद जिस तरह से गोविंद कांडा जी को एलनाबाद की जनता का समर्थन मिला, पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट 10% बढ़ के आया है। ये बात ये साबित करता है कि अभय सिंह चौटाला इस बात को सोचने पे अवश्य विवश हो गए कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि जिस तरह से राकेश टिकैत आए उनका चुनाव प्रचार करने के लिए, मुझे लगता है कि राकेश टिकैत को भी इस बात का एहसास एलनाबाद की जनता ने, एलनाबाद के किसान ने दिला दिया कि जो आप किसान के नाम पे पाखंड कर रहे हो, हरियाणा प्रदेश का किसान आपके उस पाखंड के साथ नहीं है।
आपने देखा गुरनाम सिंह चलूनी आए प्रचार करने तो वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस की इलाहाबाद के किसान ने जमानत जब्त कर दी। राकेश टिकैत सवाया की बात कर रहे थे लेकिन थैला खाली रह गया। तो ये सारी चीजों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि गोविंद कांडा, जिनको इलाहाबाद की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जिनको इलाहाबाद की जनता ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोट दिया, वो ये साबित करता है कि इलाहाबाद की जनता विकास के साथ है, अहंकार के साथ नहीं है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, मैं अब आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और सवाल भी ठीक उसी तरीके से जो बात रखी भूपेंद्र हुड्डा ने कि बधाई भी दूंगा और सवाल भी पूछूंगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप खुश तो बहुत होंगे आज, लेकिन आत्ममंथन कर रहे हैं भविष्य के लिए किस तरीके से जो डगर है वो थोड़ा मुश्किल हुई है, क्योंकि जो 2014 का रिजल्ट था, जो लीड थी वो 11 से 12 हजार के बीच में थी। 2019 का रिजल्ट था, जो लीड थी 11 से 12 हजार के बीच में थी, लेकिन अब 6,739 का अंतर है। मतलब आप समझ रहे हैं कि डगर थोड़ा मुश्किल होती जा रही है। और जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि डगर ये मुश्किल है, अहम और वहम की राजनीति करने वालों के लिए मुश्किल बढ़ेगी और हार होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भविष्य के लिए इनेलो के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाल बाल बचे हैं अभय चौटाला। यस जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद और इलाहाबाद की पूरी जनता को, पूरे हरियाणा प्रदेश निवासियों को और समस्त इनेलो पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जो इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके लिए संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को और इनेलो को बहुत बहुत बधाई। जहां तक बात आती है कि किस जो जीत का अंतर कम हो गया, यस जी, आप एक चीज सोचिए, ठीक है, जब एक जीत हो जाती है तो जो हारने वाली पार्टी है वो कमियां गिनाती है कि ये कमी रही है और इतनी इसमें कमियां रहेगी, 12,000 से 6,000 पर आ गए, ये हो गया वो हो गया, ये बातें सब ठीक है। लेकिन यस जी, एक बात सोचिए, जिस प्रकार से अभय सिंह को गिराने के लिए बड़ा चक्रव्यूह रचा गया हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, जिसमें सारी की सारी पार्टियां एक तरफ इकट्ठी हो गई, भाई किसी भी प्रकार से इसको हराना है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव लड़ा जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि अभय सिंह 35 से 40 हजार की जीत अवश्य लेकर के जाते। लेकिन यहां पर लोकतंत्र को कुचला गया है, प्रजातंत्र को रौंदा गया है और सारे के सारी पार्टियों ने, इसमें देखिए बीजेपी, कांग्रेस, हलोपा, बीजेपी, सभी का एक ही ध्येय हो गया कि भाई अभय सिंह को हराओ। और यहाँ एक मिनट क्या कर दिया, आप कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, अभय चौटाला ने बात कह दी, मतलब अंतर कम रह गया। तो इस तरह से आप बयान देंगे? बिल्कुल, यस, आप सुनो, इस तरीके से सफाई देंगे क्या? नहीं, आप हैरान रहेंगे, आप पूरी बात सुनो। आप यस जी, आप मेरी पूरी बात सुनो। केंद्र सरकार ने भी इसको हराने के लिए जोर लगाया हुआ था कि किसी तरह से अभय सिंह को हरा लो तो जो है ना तुम्हारा आगे का रास्ता, भविष्य बच जाएगा, आगे का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अभिमन्यु की तरह से जिस प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया था, ये अभय सिंह है जो इस चक्रव्यूह से निकल करके और जीत हासिल की है और जीते हैं। जहां तक सरकार का इलेक्शन लड़ने का तरीका है, धन बल का प्रयोग किया गया, बाहुबल का प्रयोग किया गया, 2-2 बसें पुलिस की साथ में चलती थी और तब जाकर के लोगों के अंदर भय का माहौल बना दिया गया कि या तो वोट दे दो, ना तो ये गाड़ियां तुम्हारे भी काम आ सकती हैं। इतना बड़ा भय का माहौल पैदा किया गया, धन बल का प्रयोग किया गया, बाहुबल का प्रयोग किया गया, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया और इसके बावजूद भी जहां बीजेपी वाले प्रश्न हो रहे हैं, अगर सही में ये कैलकुलेशन करें तो अभय सिंह चौटाला जहां 10,000 वोटों की बढ़त ली, 8-9 हजार की बढ़त ली है, और यदि पिछले चुनाव का इन सारी पार्टियों को आप जोड़ करके देखें तो 15% डाउन ली गई है, इनकी वोटें घटी है, बढ़ी नहीं है। प्रवीण अत्री जी, मैं आपके पास लौटूंगा एक एक करके, पहले फिर आप अपना उत्तर रखिएगा। लेकिन विजेंद्र जी, जिस तरीके से आप किसान कर रहे थे, किसानों ने तो एक तरह से नकार दिया, बीजेपी का वोट परसेंटेज है वो तो 10% तक बढ़ गया है, यानी कि किसान आंदोलन का इसमें कोई असर देखने को नहीं मिला। जो ये बात लगातार कही जा रही थी कि आपने कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था, किसानों के समर्थन में आपने इस्तीफा दिया था, तो इन सब बातों को तो जनता ने नकार दिया, बता दिया सीधे तौर पर कि बीजेपी के साथ है। कहां नकार दिया? ये सारी की सारी पैसे का खेल रचा गया है और 10-10 हजार रुपए एक वोटर को पहुंचाने तक का काम, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कितनी शिकायतें हुई
और लेकिन सरकार का होने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कितनी शिकायत, तो ये पैसा पकड़ा हमने खाली सुरेरा में, मीठी सुरेरा में गाड़ी पकड़ी, 300 आदमियों की लिस्ट बनाए हुए और 32,000 रुपए उसके ऊपर कैश पकड़ा गया था, पुलिस को सौंप दिया, जाते ही छोड़ दिया। ये गरीब जनता को पैसे में खरीद करके ये वोटों का अंतर जो है ना कम करने का काम किया गया। वास्तविक रूप से ग्राउंड में इनको वोट नहीं मिली है, ये खरीदी हुई और ड्राई हुई वोट है। सुमित गौड़ जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रदेश में मौजूद है। प्रवीण अफसल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, शुरुआत में एक एक कमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को और ज्यादा खोलेंगे। तो सुमित गौड़ जी, जमानत भी जब्त हो गई है आपकी, तो आप तो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो इलाहाबाद की जनता ने जो भी डिसीजन दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, और साथ ही मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूं कि बिल्कुल इसमें विश्लेषण भी किया जाएगा कि डिफरेंस इतना कैसे रह गया। लेकिन साथ ही जैसे मैं देख रहा था, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता, इनके लोग सब, इनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम तो पिछले चुनाव में भी वहां पे हारे थे और इसमें भी हम हारे हैं। इलाहाबाद सीट एक तरह से अभय चौटाला की परंपरागत सीट रही, काफी कई बार से लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो पहली बात तो इन बीजेपी वालों को भी ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, कोई इन्होंने वहां पे कोई खास तीर नहीं मारे हैं, सिस्टम का पूरा दुरुपयोग किया है। जो कांग्रेस की वोट थी इनको वो इन्होंने डाइवर्सिफाई करी है, पूरी तरह से इन्होंने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया है, और फिर भी हम तब भी हमारी हार हुई है। हार तब भी होती है, लेकिन मार्जिन इसके पीछे एक गुटबाजी का फैक्टर भी तो है ना, कांग्रेस की गुटबाजी के चलते भी तो सब कुछ हुआ है, ये नहीं मानते क्या? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सभी नेताओं ने जाके वहां पे वोट मांगी है। सुमित गौड़ जी, ये बात ना मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, भले कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को लेकर अपने दिल को तसल्ली देते रहे, लेकिन यही हकीकत है और इसको स्वीकारना होगा, आज नहीं तो कल। हर कोई जानता है, बात किसी से छिपी नहीं है। आपने कभी खट्टर साहब को, विज साहब को एक गाड़ी में बैठे हुए देखा, कभी एक स्टेज पे वोट मांगते हुए देखा? तो ये विचारों का मतभेद कांग्रेस में नहीं, हर पार्टी में है, और ये होना भी चाहिए। जो विचारों का मतभेद है, इसी से ही कंपटीशन पैदा होता है, इसी से ही एक दूसरे से बेटर करने की इच्छाएं होती हैं। तो ये कोई, इसे आप अन्यथा गलत मत लीजिए। ये बड़े नेताओं का, छोटे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आपस में विचारों का मतभेद हर पार्टी में है और आगे भी रहेगा और रहना भी चाहिए। और लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जितना जिसके पास समय था समय दिया, वोट मांगी, वो बात अलग है कि यहाँ पे मैं एक बात और, मुझे कहने में गुरेज नहीं, भूपेंद्र हुड्डा कितनी बार प्रचार करने के लिए गए थे? दीपेंद्र हुड्डा कितनी बार प्रचार करने के लिए गए थे? पैसे गिनती मेरे पास ऐसे किसी के आंकड़े नहीं है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात बहुत उल्लेखनीय है, साथ और आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता को भी कह रहा हूं मैं, ये चीज सामने भी आई है कि सिस्टम का और सबसे ज्यादा पैसे का बीजेपी के उम्मीदवार ने पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। ये कहने में ना कुछ गुरेज है और ये साक्ष्यों के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। पैसा इस तरह से भाया गया है, ठीक है, ठीक, कोई सीमा ही नहीं थी कोई। ठीक है, योगेश कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेश कौशिक जी, तमाम स्थितियों को आप किस तरीके से अपने नजरिए से आकलन कर रहे हैं, चाहे बीजेपी का आकलन हो या फिर कांग्रेस का हो या फिर इनेलो का हो? कई चीजें है ना, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये संभावनाएं हैं जी, वहां अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना विश्लेषण है। पर कई चीजें जब मैथमेटिकल आ जाती हैं और फिर उसको झुटलाने की कोशिश करते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने वहां गेन किया है जी। हम पहले दिन से कह रहे थे, मेरे हिसाब से बीजेपी ने 20,000 से शुरू किया था पहला जब चुनाव शुरू हुआ, और मैं ये कह रहा था कि बीजेपी चुनाव लड़ना जानती है, किसी ने मेरी नहीं सुनी जी। मेरे साथ रेड्डू साहब कई बार बैठे थे, मैंने कहा था कि वो आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, आप मान लीजिए। ये नहीं माने, इन्होंने कहा कि हम 30,000 से हरा देंगे। मैंने कहा इस वहम में मत रहिए, ये खतरे की घंटी बज रही है क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, मैं खुद भी एक बार गया हूं वहां पे जी। एनीवे, ये नहीं मानते, इसीलिए इन लोगों को परेशानियां होती हैं, समस्याएं आती हैं। मैं फिर बार बार कर रहा हूं कि बीजेपी अकेली चुनाव नहीं लड़ी,
बीजेपी लड़ी, बीजेपी के साथ जेजेपी लड़ी, जेजेपी के साथ हलोपा आई और हलोपा ये लोग एक नया कैंडिडेट लेके आए और जिस खूबसूरती से इनका सामंजस्य था वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया जब मैं टीवी पे बोलता था। और ये 20,000 से अब कहां पहुंच गए ये समझ लो आप। और ये तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अगर 2 दिन इलेक्शन और आगे होता ना तो फिर रेड्डू साहब का मुंह कुछ और बदला हुआ होता। जिन्होंने आज मुझे लड्डू खिलाने का वादा किया था जो नहीं खिला रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। रेड्डू साहब ये आप मान लीजिए, आपको मैंने कहा था अगली बार मेरी मान लेना जरूर। मैंने यही बात कही थी कि आपके लिए खतरे की घंटी बजा देंगे, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पे। और मेरी बात आप नहीं तो अब चेक करा लेना, ये लोग घर घर से वोट निकालते हैं जो आप लोगों ने भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि आपने भी हर घर में हर गांव में अपने कैंडिडेट्स लगा दिए थे वोट डलवाने के लिए। ये आप लोगों ने, पर चलो आपकी परंपरागत सीट थी। मैंने हमेशा ये कहा कि एज आपको है, जीतने वाले आप ही हैं। लेकिन मैं कह चुका था कि बहुत ही कड़ा मुश्किल मुकाबला होने वाला है। बीजेपी कहीं भी कुछ भी कर सकती है आखिरी दिन तक। एनीवे, नतीजे वही आए जो मैं यहां पे बोल के गया था। मैंने 10,000 प्लस माइनस 3 बोले थे, लगभग वही हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ये माने या ना माने, मैं वो जो बात पहले कह के गया हूं 4-5 दिन पहले, वो आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कांग्रेस में या तो हुड्डा जी को ये बना दें, अगर हुड्डा जी को नहीं बनाया तो वो किसी नेता के उसकी जब वो नेता कोई और होगा वहां पे तो 100% वो यही गेम करेंगे जो उन्होंने यहां किया है। जो आपने उनसे सवाल किया मैं उसका जवाब दे देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट दूंगा। और ये मैंने उस दिन एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्चुअली क्या है, सुमित गौड़ जी ध्यान से सुनिएगा। गौड़ साहब अब मैं आपके हित में बोल रहा हूं, अगर मेरी मान लोगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर रेड्डू साहब की तरह आप भी कहीं संकट में ना फंस जाओ। तो क्या है, अभी चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के संगठनात्मक, तो उसमें अभी तक भी मैंने ये सवाल पहले भी किया था, इनका बीजेपी अध्यक्ष भी नहीं है अभी तक और कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं बनाए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और नेशनल प्रेसिडेंट बनने वाला है अगले साल तक। ये उसके पीछे का गेम है। एक बार तो रणदीप सुरजेवाला का कांटा निकाल दिया इन्होंने, हुड्डा जी ने, अब एक शैलजा जी का निकाल दिया कांटा। अब ये दूसरों को अगर अपनी ही पार्टी के कांटे ऐसे निकालेंगे, एक मैं कह रहा हूं हारती फिर भी कांग्रेस, ये मुझे पता था, हारना फिर भी था, लेकिन एक हो सकता है आंकड़े ही बदल जाते कुछ और, हो सकता है बीजेपी ही जीत जाती फिर, और हो सकता है कुछ और हो जाता। तो और पर यह तय था कि ये जमानत जब्त वाली जो कलंक लगा है ये नहीं लगता, पर ये जो कालिक जो है ये दूसरी साइड में हुड्डा जी डाइवर्ट कर देंगे, ये मुझे यकीन है। अब मैं बात करता हूं कि आगे के क्या आगे की जो रणनीतियां जो लगती हैं, बीजेपी ने साबित कर दिया है कि इनके ही गढ़ में जब अभय सिंह चौटाला को हराया जा सकता है तो किसी के भी गढ़ में किसी को भी हराया जा सकता है। ये हुड्डा जी भी समझ लें इस बात को, अगर वो कहीं सुन रहे हैं तो, वरना उनके जो हितैषी हैं उनको ये बता दें कि अगर अभय सिंह के ऊपर इतना भारी जो है दबाव बना दिया बीजेपी ने, तो हुड्डा जी के लिए भी वो कहीं पे भी दबाव बनाने का दम रखते हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने का तरीका आता है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी साबित कर दिया है इन लोगों ने, बीजेपी ने, कम से कम इस चुनाव में तो, कि किसी भी कीमत पे किसानों का जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो राजनीतिक तरीके से ही हो रहा है, जो कि यहां पे बिल्कुल विफल हो गया है। वरना मैं ये मान के चलता था कि अगर किसानों का वाकई इलेक्शन था ये, तो वहां पे 99% किसानी से ही लोग खाना खा रहे हैं वहां पे। मैं कह रहा हूं वहां पे बीजेपी को वोट आनी चाहिए थी 10,000 और इनेलो और कांग्रेस को बाकी सारी की सारी आनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल पलट गया है पूरा का पूरा। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। ओके, सरकारी मशीनरी का मैं बता देता हूं, इस वजह से आप मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। सरकारी मशीनरी में इतना दम होता है कि अगर बीजेपी डिक्लेयर कर देती ना कि भाई जीत गए हैं, गोविंद कांडा जी जीत गए हैं, और फिर ये कोर्ट में भागते रहते और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, और 3, 4, 5 साल आप हिंदुस्तान का कानून जानते हैं, ये कुछ भी कहने के लायक नहीं रहते। दुरुपयोग होता तो जीतता हुआ अगर, अरे वो तो जीतता हुआ दिखाते हैं, वो तो इतना कर सकते हैं। ये जो अंतर है फिर ये तो और बड़ा होता है। तो बीजेपी की मैं कह रहा हूं ये, अरे जब मेरे पास पावर है, इलेक्शन कमिश्नर मेरा है, पुलिस कमिश्नर मेरा है, जो वोटिंग के ऑफिसर्स हैं वो मेरे हैं, क्या करना है, डीसी से एक सर्टिफिकेट दिलवाना है कि जी ये जो है गोविंद कांडा जी जीत गए इतनी वोट से, बात खत्म। अब मचाते रहो शोर आप। बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र के तरीके से अगर मैं मानूं इसको, तो बहुत खूबसूरत चुनाव हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और
कंप्लीटली मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। ये बात दूसरी है कि उन्होंने मेहनत की, वो मेहनत का अपना नतीजा लेंगे। ठीक है योगेश कौशिक जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा यहां पर। हमें एक आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा जारी रहेगी। विश्वास है क्रांति की है नई लहर, संग लाए जो एक सुंदर शहर। अपनाओ शुरुआत में इस एक बार जहां पैसे और समय दोनों बचाए, संग अपनों के खुशी के लम्हे बिताए, होंगे सुरक्षित बढ़िया उपज से ज्यादा मंडी में कमाए। पीआई का अवकीरा, गुल्ली डंडे पर काबू, बुवाई से कटाई तक। करें टुडे बेहतर। टुडे अ कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। करें टुडे बेहतर। टुडे अ कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। है आगे बढ़ने का विश्वास है, क्रांति की है नई लहर, संग लाए जो एक सुंदर शहर। अपनाओ शुरुआत में इस एक बार जहां पैसे और समय दोनों बचाए, संग अपनों के खुशी के लम्हे बिताए, होंगे सुरक्षित बढ़िया उपज उम्मीद से ज्यादा मंडी में कमाए। पीआई का अवकीरा, गुल्ली डंडे पर काबू, बुवाई से कटाई तक। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एलनाबाद का जो चुनावी परिणाम रहा, किसके पक्ष में रहा और किसके खिलाफ रहा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह रही कि जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा ने कांटे की टक्कर अभय चौटाला को दी है और लगातार अब ये नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभय चौटाला बाल बाल बच गए हैं। इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। योगेश कौशिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे बीजेपी के प्रवक्ता और सुमित गौड़ फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू इनेलो के प्रवक्ता हैं। जी योगेश जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरा इसके साथ साथ एक और सवाल यह है कि जब राउंड दर राउंड सारी चीजें सामने आ रही थी तो कहां पर यह चीज पलट गई एकदम से और गैप ये जो 6739 का है वो किस तरीके से हो गया? नहीं देखिए, एक बात तो हमें ईमानदारी से एक तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच रह गया था और उस वजह से मेरे हिसाब से, शायद मैंने राउंड बाय राउंड आज सुना नहीं, पर लगभग हर राउंड में वो आगे ही थे अभय सिंह चौटाला जी। ठीक है, मैं एक बार जिक्र भी कर देता हूं। जैसे 8वें राउंड की बात हम करें तो 8180 का ये अंतर था। फिर 9वां राउंड आया तो फिर 4851 का ये हो गया। फिर 10वां राउंड आया तो 2985, यानी कि ये जो शहरी क्षेत्र था एलनाबाद, शहरी में वहां पर ये जो अंतर ज्यादा था। जो ग्रामीण क्षेत्र जब शुरुआत में खुला, जब राउंड खुला तो जब ये अंतर बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन जब एलनाबाद शहर का जब ये राउंड दर खुला तो 8000 से अंतर है क्या 2985 का। फिर शुरुआत होती है 11वें राउंड से लेकर, फिर यहां पर वोटों का अंतर फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र एक बार फिर से आ गए थे। जी। तो वो क्या है कि देखिए, ये तो माने या ना माने,
एलनाबाद गढ़ तो है इन लोगों का, वो तो मानना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कि ऐसे संघर्ष में चुनाव में जीत गए हैं वो। तो इसका मतलब मेरा मानना यह है कि दूसरी ताकतें लगें उनको हराने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन पे पार नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। और मैं एक बात बता दूं, अभय सिंह बहुत ही एरोगेंट किस्म के इंसान है, जो लोग बोलते हैं और मैं भी जानता हूं, लेकिन उनकी नहीं, लेकिन उसको ऐड कर देता हूं, वो अपने वर्कर के लिए भी ऐसे हैं कि किसी भी अफसर को उसी बदतमीजी से धमका देते हैं जैसे वो अपोजिशन वाले को बदतमीजी से धमका देते हैं कि मेरे वर्कर का काम होना चाहिए। तो ऐसे लीडर के साथ ना वर्कर जो जुड़ा हुआ होता है वो कट्टर होता है, और इसी कट्टरता को इन्होंने साबित किया है कि इतना कुछ होने के बाद, हालांकि मैं जानता हूं रेड्डू साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि पूरा का पूरा काफिला होता था गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, पूरी पुलिस होती थी, पूरी, और 2-3 बटालियन लगा रखी थी बाहर की भी वो, लेकिन इन्होंने लगाई उसका मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत जरूरी था। वरना मुझे नहीं मालूम वो किसान थे या बाहर के लोग थे। ये सच है कि शुरू में उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दे रहे थे। तो मैंने यही चैनल पे बोला था कि लोकतांत्रिक बात ये तरीका ठीक नहीं है, आप लोगों की बात सुनने दो, उसके बाद लोगों को फैसला करने दो। लेकिन आपने जो एरोगेंट वाली बात बोली, जो यहां तक कि बीजेपी भी इसको मुद्दा बना रहे थे हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, इलाहाबाद शहर में जाकर, कि अहम और वहम की राजनीति करते हैं अभय चौटाला, घमंडी इंसान है, इस तरह का एक नैरेटिव भी बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा था। लेकिन ये आपको लग रहा है कि नैरेटिव काम आ पाया बीजेपी के? नहीं आया है, तभी तो इनके वोट बढ़े हैं। नहीं, अगर और ज्यादा प्रमुखता से उठाया जाता, वो देखिए वो लोग ना कुछ दिनों के बाद जानने लग जाते हैं कि यार ये तो इसका नेचर है, पर ये दिल से ऐसा है, दिल से ऐसा मतलब एज ए वर्कर मेरा काम जरूर करेगा, या जब भी मैं एज ए वर्कर जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बाकियों के साथ चाहे जैसा बिहेव करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज भूल रहे हैं यात्री जी, इनकी वोट बढ़ी है तो बढ़ी विजेंद्र रेड्डू जी की भी है, तभी तो वो जीते हैं, वरना पिछली बार तो 57,000 रुपए, 57,000 रुपए, 57 से 8,000 उनके बढ़े हैं, तभी वो ऊपर गए हैं। लूज किसने किया है? कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने अपनी आपसी लड़ाई में किया है, किसी ने चुनाव लड़ाई नहीं वहां पे। तो ठीक, प्रवीण अत्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी अपनी बात? नहीं, मुझे लगता है यश, मुझे लगता है कि कौशिक जी बहुत बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं चुनाव का। मुझे लगता है हमारी तो जरूरत ही नहीं थी, कौशिक जी जितना बेहतर विश्लेषण कर रहे हैं तो बेहतर होता आप उन्हीं के साथ प्रोग्राम करते। चुनाव को सुनिए, चुनाव का विश्लेषण करने के लिए 2-3 चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। पहला, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे इस बात को माना कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे बोला, दर्शकों ने भी सुना। अब किसी राजनीतिक दल का वोटर अगर दूसरे राजनीतिक दल की तरफ डाइवर्ट होता है तो स्वाभाविक है सिस्टम का पैसे का दुरुपयोग करके। अरे भाई बीच में एक तो इनको समझाओ यार, बीच में एक एक करके अपनी बात, किसी राजनीतिक दल का अगर देखिए अब जनता का जो जनादेश है वो तो स्वीकारना पड़ेगा ना हर किसी को। मैं वही कह रहा हूँ, हो हल्ला करके कुछ नहीं होगा, एक एक करके बात रखिए। अगर प्रवक्ता चैनल पे ये बात कह रहे हैं तो किसी राजनीतिक दल का वोटर दूसरे राजनीतिक दल पे तभी डाइवर्ट होता है जब उस वोटर को उस राजनीतिक दल की नीतियां अच्छी लगती। उस कांग्रेस का वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जैसा कि प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उस वोटर को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी लगी होंगी, सरकार का काम अच्छा लगा होगा, सरकार का विकास अच्छा लगा होगा, तभी वो डाइवर्ट हुआ होगा। एक बात जो बार बार कही जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी, वो बात भी कह जा रही है कि धन बल का वहां पे दुरुपयोग हुआ। देखिए मुझे हैरानी होती है कि जिस राजनीतिक दल को एलनाबाद की जनता ने लगातार जितवाया, वही राजनीतिक दल एलनाबाद की जनता को बिकाऊ साबित करने पे लगा हुआ। इससे बड़ा धोखा एलनाबाद की जनता के साथ क्या होगा? इनको इस विषय पे विचार करना चाहिए कि जब आप धनबल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एलनाबाद की जनता पैसे के ऊपर वोट करती है, मतलब आप एलनाबाद की जनता को बिकाऊ साबित कर रहे हैं। और वो जनता जिसने आपको चुनाव जितवाया, मतलब आप उस जनता का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक बात कही जा रही है बार बार के साथ, वहां पे जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। सरकारी मशीनरी के ऊपर हालांकि कौशिक साहब ने बेहतर बता दिया, लेकिन एक चीज जो शुरू से हो रही थी जिससे कौशिक साहब भी बात कर रहे थे, मैं पूरे चुनाव में यश वहां पे रहा, मैंने पूरा चुनाव वहां पे मैंने प्रचार किया, वहां पे काम किया। शुरुआत में जिस तरह का भय पैदा करने की कोशिश हुई इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के जरिए, उन्होंने चोला किसान का पहन रखा था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव में जाने से रोक रहे थे, वोट मांगने से रोक रहे थे। ठीक है, लेकिन अभय चौटाला तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई थी। अभय चौटाला ने तो ये बात कही ना,
ये कह रहे जो अंतर है, जो जितना कम हुआ है, अगर ये ना मिले होते, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना कर रहे होते, तो ये जो अंतर है 25 से 30 हजार का होता। यहां तक कि ये बात कहीं ऑन रिकॉर्ड 50 हजार का अंतर होता। देखिए ऐसा है, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबानूज। अगर एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप ज्योग्राफिकली देखें तो उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसके बारे में भी आप चर्चा भी कर सकते हैं। एक हिस्सा है चौथा लोग बोलते हैं, जिसको चौथा 45 बोलते हैं, जहां पे जो बागड़ी बेल्ट। एक हिस्सा है एलनाबाद शहर वाला, और एक हिस्सा है जो जहां पे पंजाबी बेल्ट है, वो जो रानिया के साथ लगती है, करीबन 15-16 गांव। इस तरह से एलनाबाद 3 हिस्सों में बटी हुई है। अगर आप पिछले लगातार चुनाव उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल को ज्यादा वोट मिलता था चौथा 45 से, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता था उस बेल्ट से जो रानिया के साथ लगती है 15-16 गांव। लेकिन इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का वोट चौथा बेल्ट में कम हुआ है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि जो रानिया के साथ एरिया लगता है वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बढ़ा है और कांग्रेस का वोट कम हुआ है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि कांग्रेस और एनएलडी आपस में मिले हुए थे, तो मुझे लगता है कि ये बात अच्छा भी साबित करेंगे। लेकिन ये जो इस तरह के जो आरोप होते हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोते से ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमने अपना प्रचार किया, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में गए, विकास की हमने विजेंद्र रेड्डी जी, इसका भरोसा जनता ने किया। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, ठीक। विजेंद्र रेड्डी जी, भाई देखो इसमें खुश होने वाली बात तो है कि ये भी एक हकीकत ही है, भले आप जितनी मर्जी बातें रखी जाए, ये भी एक सच्चाई ही है कि अभय चौटाला जीत गए। लेकिन ये यहाँ पर माजरा कहीं ना कहीं खराब होता हुआ तब दिखाई दिया था जब राकेश टिकैत कुछ और कह रहे थे और चढ़ूनी जी हैं वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। हालांकि खुल के बात तो सामने नहीं रखी। राकेश टिकैत आए, उन्होंने कहा कि जो सामान लिया है उसे वापस लौटा देना, बल्कि 25% सवाया के साथ लौटाने यानी कि बढ़ा कर देना। उनको भी नकार दिया सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने। ने कहा है कि ये इलेक्शन एक इस तरह का इलेक्शन था जिसमें 4 पार्टियां इकट्ठी हुई। 3 पार्टियों को योगेश जी ने माना है कि बीजेपी, जेजेपी और हलोपा ने इकट्ठा होकर के ये इलेक्शन लड़ने का काम किया। ये तीनों इकट्ठा क्यों हुए? ये अगर ये अलग अलग इलेक्शन लड़ते, अपनी अपनी पार्टी का इलेक्शन लड़ते, तो स्वाभाविक रूप था कि ये वोट भी बढ़ते। लेकिन तीनों ने मिल करके ये एक विचार बनाया कि हम इकट्ठे मिलकर के ही एमएससी का मुकाबला कर सकते हैं, अकेले अकेले हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात योगेश जी ने कही, बड़ा अच्छा, मैं उनको बधाई भी देता हूं, उनका आंकलन सही आया कि 5-7-8 हजार की जीत होगी और वो वहीं पर सेट बैठा है। लेकिन ये सेट यहां पर क्यों बैठा है? सोचने वाली यश जी बात ये है, अगर ये कहते हैं कि किसी भी गढ़ में जाकर के हुड्डा जी को भी सुन लेना चाहिए और अभय सिंह को भी सुन लेना चाहिए कि भाजपा किसी भी गढ़ में जाकर के इलेक्शन के समीकरण बदलने का दम रखती है, इनको इलेक्शन लड़ना आता है। मैं योगेश जी से इस बात का सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतना ही इलेक्शन लड़ना आता है इनको, तो वेस्ट बंगाल में लगातार 7 इलेक्शन हार चुके हैं। 3 का पहले बाई इलेक्शन हुआ था और 4 का अभी हुआ, 7 के साथ हार गई। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई और लोकसभा भी हार गई, राजस्थान में हार गई। क्या वो रणनीति वहां नहीं लागू करती भाजपा? सिर्फ हरियाणा में ही लागू की है क्या? वहां भी तो लागू कर लेनी चाहिए थी। जब वहां सुपड़ा साफ होता है और हरियाणा में ये अपने वोट बढ़ाने में कामयाब होता है, तो कहीं न कहीं ये 3 पार्टियों का जो गठबंधन है उसका एक परिणाम है। इस वजह से इनकी वोटें बढ़ी है। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवीण अत्रे जी आपके पास भी आऊंगा। प्रवीण अत्रे जी मैं आपके पास भी आऊंगा। एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दूं। ठीक है प्रवीण अत्रे जी। ऐसा है, जहां तक रेणु जी ये बात कह रहे हैं कि 3 पार्टियों ने मिलकर लड़ा है, अगर मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं, वहां पे अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल, अशोक तंवर जिन्होंने अपना मंच बना रखा था, राकेश शेखर जो संघर्ष समिति से थे, तो वहां पे भी तो 4 लोग मिलकर लड़ रहे थे। तो ये भी मुझे लगता है कुतर्क है, ये भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। बड़ी बात वेस्ट बंगाल की, सुनिए वेस्ट बंगाल की बात। देखिए वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक थे 2016 में, और अब भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में वेस्ट बंगाल की जनता का विश्वास है कि हम 3 से 70 पे पहुंच जाते हैं। तो आपको इन बातों को तो मानना पड़ेगा। ठीक है गौर जी के पास कुछ कहना। मैं आपको एक बात बताता हूं, भाजपा की जो रणनीति होती है वो विस्तारवादी नीति है, नंबर 1।
नंबर 2, वो वहां पे जहां पे भी जीरो होते हैं वहां पे हार नहीं मानते और वहां पे पूरी ताकत से लड़ते हैं। जैसे जवाब दे दिया है आपको, बंगाल का तो दे ही दिया है, आप आसाम में देखिए, आसाम में, उड़ीसा में, वो भी आसाम में, हाँ आसाम में उन्होंने सरकार बना दी। ये बात दूसरी है कि वो रिप्लेस किसे करते हैं और कैसे करते हैं। अभी मैं आपको अगर मगर की अगर बात करते हैं तो मैं अगर मगर की बात ये कर लेता हूं कि अगर आप इनेलो और जेजेपी मिलके चुनाव लड़ी होती तो आप सरकार बनाते पिछली बार। अगर आप और जेजेपी अलग ना हुए होते तो 90% मेरा यकीन ये था, मैं विश्लेषक के तौर पे बैठता था कि शायद आप सरकार बना जाते, और सरकार बनाते अपने दम पे या आपके बगल में बीजेपी आपकी बैक सीट पे होती। लेकिन आपकी जो नीतियां थी, जो भी आपकी इंटरनल रही होंगी मुझे नहीं मालूम, वो उस वजह से वो आप में बिखराव हुआ। लेकिन भाजपा ने उस बिखराव का फायदा उठाया कि आपका ही एक दल अपने साथ जोड़ लिया। और जोड़ना तो अलग बात होती है, जोड़ने के बाद उसको यूज कैसे करना है, किस खूबसूरती से उन्होंने ऐसा लगने ही नहीं दिया कि हम 4 लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं हिमाचल की और जगह, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां पे हैं ही 2 धड़े सिर्फ, वहां पे 4 धड़े नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। एक जगह जहां पे था, वहां पे मैं आपको बता देता हूं जो आपकी नॉलेज में शायद ना हो, वहां पे इंडिपेंडेंट आ गया है 2 नंबर पे, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी की खिलाफत तो थी वहां पे, लेकिन ग्रुप ही एक था, एक कांग्रेस था, एक बीजेपी था। अब अगली भी अगर हम कहीं बात करते हैं, 2 तरीके से वोट पोल होता है, एक जिताने के लिए होता है और एक किसी को हराने के लिए होता है। तो आपको जो वोट मिला है वो आपको जिताने के लिए ही मिला था, इसीलिए आपका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और आप जीत गए हैं। लेकिन जिताने के लिए बीजेपी को भी मिला था, तभी तो बीजेपी भी ऊपर आ गई है 10% से। अपने यहां पे ही बीजेपी और जेजेपी सारे जो मिलकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है योगेश जी। ठीक है। अब एक बार सुमित गौड़ जी के पास भी चल लेते हैं। सुमित गौड़ जी, आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो ये स्थिति हुई है वो क्यों हुई है? लेकिन एक सवाल भी मेरा इसके साथ ये है कि शैलजा की पसंद के उम्मीदवार के कारण हुड्डा खेमा सक्रिय नहीं दिखाता, यानी कि गुटबाजी, तो क्या इसको मानते हैं? और ये भी बात लगातार कही जा रही कि पहले दिन जब उम्मीदवार का ऐलान किया गया, पवन बेनीवाल जब कुछ ही दिनों में कांग्रेस में शामिल हो गए, उनको उम्मीदवार बना दिया गया और तभी से कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने विश्लेषण में इस बात को कह रहे थे। आप इस बात को कितना मानते हैं, कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दिल को तसल्ली देने वाली बात मत रखिएगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 के जो परिणाम पिछली बार आए थे, 31 तो कांग्रेस की, बाकी कुछ पे बीजेपी, कुछ पे साथियों की सरकार, इंडिपेंडेंट विधायक थे। तो ऐसी कई सीटें थी 90 में से जहां पे बीजेपी तीसरे नंबर पे थी और कांग्रेस एलनाबाद के चुनाव में पिछली बार भी तीसरे नंबर पे थी, इस बार भी तीसरे नंबर पे आई है। हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं ये कह रहा हूं कि ना ही हमारे नेताओं में कोई गुटबाजी है, पहली बात। नंबर दूसरा, फिर रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम का हर तरह से दुरुपयोग हुआ है, पैसा पानी की तरफ बहाया गया है। कांडा परिवार को आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं अच्छी तरह से कैसे उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन पवन बेनीवाल का जिस दिन कांग्रेस ने चयन किया उसी दिन ही कांग्रेस की हार हो गई थी, इस बात को मान रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जहां तक है जो मैं आपकी बात कहता हूँ कि हो सकता है कि भीतरघात का सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि पिछली बार जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के थे, ठीक है जी, अब वो भी फील्ड में नहीं आ पाए थे, उनका भी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था हॉस्पिटल में से, उनकी भी वो इनकी चाचा ही थे, उनकी भी सपोर्ट इनको नहीं मिल पाई। प्लस मैं मानता हूँ कि शायद हो सकता है कि पुराने कांग्रेसी नाराज है किसी बात से लेके एकदम, मतलब मान रहे हैं ना इस बात को, जो चयन प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं खामी थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई और जमानत भी जब्त। कारण ये भी हो सकता है, कारण ये भी है कि सिस्टम का दुरुपयोग भी हुआ है। तो यहाँ पे कई फिर वही उत्तर देना पड़ेगा। नहीं सुमित गौड़ जी, नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं। भैया अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तो फिर परिणाम के जो नतीजे हैं, परिणाम जो होता वो बीजेपी के पक्ष में होता ना। नहीं, लेकिन साथ ही कहना चाहूंगा बीजेपी वालों से, बीजेपी के प्रवक्ता साथियों से कि इतराने की और मचलने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, कोई आपने भी कोई वहां पे खास तीर नहीं मारे। अभी एक प्रवक्ता साथी ने कहा कि सबसे जोर के तमाचा तो कांग्रेस को लगा है। मैं इनसे जाना, इसका मतलब पहली बात तो ये स्वीकार करते हैं कि इलाहाबाद की जनता ने इन्हें तमाचा मारा है, हमें तमाचा नहीं मारा। मैं फिर कह रहा हूं, वो सीट अभय सिंह चौटाला की परंपरागत सीट रही है। एक मेन कारण ये भी है क्योंकि तो फिर आप पहले दिन से हार स्वीकार कर लेते ना, कह देते कि ये तो परंपरागत सीट है,
और बोल देते, फिर जीत का दावा क्यों कर रहे थे भूपेंद्र मैंने क्या हुड्डा? कहा, बोल देते इस बात को पहले से स्वीकार कर लेते, ये तो परंपरागत सीट थी भाई। कभी कांग्रेस को नहीं मिलेंगी, 90 की 90 कभी बीजेपी को नहीं मिलेगी, 90 की 90 कभी जेजेपी को नहीं मिलेगी। तो जाहिर है तो ये हर सीट में फर्क होता है, यहाँ पे कहीं लहर का मामला एक अलग होता है। ये चुनाव ठीक है, देखा जाए कांग्रेस हार क्यों मान ले। ठीक है, योगेश कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं, योगेश कौशिक ठीक है, सुमित गौड़ जी ठीक है। जब तक हरियाणा में और देश में फिर से सत्ता पे काबिज नहीं होगी, जंग लड़ते रहेंगे। कभी कांग्रेस ही जंग ठीक है। गौड़ साहब, एक समय ऐसा था कि बीजेपी के पास 90 लोग नहीं होते थे चुनाव लड़ाने के लिए। अब वो आपने आधे ज्यादा कांग्रेस से मांग ली हो या अब नहीं, मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ। मतलब एक समय था कि बीजेपी के पास 90 लोग नहीं होते थे कि जिनको वो चुनाव लड़ा सके। ठीक है, कोई बात नहीं, समय होता है हर एक का, उन्होंने डेवलप किया अपने आप को, अब यहां आए वो। लेकिन आपका समय कभी भी, एटलीस्ट हरियाणा में ऐसा नहीं आया कभी भी, मतलब मैं आज तक की बात कर रहा हूं जब से हरियाणा बना है, कि आप 90 पे अपने मींस आपके कांग्रेसी वर्कर आप ना ढूंढ सके जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। आपने कोई बात नहीं, बाहर का कैंडिडेट लिया। सुनिए सर, बीजेपी पूरी कांग्रेस से भरी हुई है सर, पूरी हाँ, मैंने मान लिया। अरे सर मैंने मान लिया, मेरा सवाल पूरा होने दो। जो आपने बात रखी इसमें सर मैंने मान लिया, मेरा सवाल पूरा होने दो। आज एक ऐसा समय आया है, आज इस पूरे देश में, हरियाणा अकेले में नहीं पूरे देश में, कि आप लोग ज्यादा कैंडिडेट जिता के लेके आते हैं और आपके दल छोड़ के भाग जाते हैं और बीजेपी सरकार बना लेती है। ऐसे समय में आप एक ऐसा कैंडिडेट चूज करते हैं जो इनेलो से तो भाग के गया है बीजेपी में, और बीजेपी से भाग के आया आपके कांग्रेस में, वो भागने का एक्सपर्ट है, और आप उसे टिकट देके चुनाव लड़ा देते हैं। आपका कोई भी वर्कर उसके साथ क्यों खड़ा होगा? चलिए ठीक है, प्रवीण अत्री जी भी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रवीण अत्री जी बात दो चीजें हैं। देखिए पहले तो एक समझने वाली बात यह कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर पे थे, हम इस चुनाव में भी तीसरे नंबर पे हैं। भाई पिछले चुनाव में आपको 35,000 वोट मिली थी, इस चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई है। अगर आप जमानत जब्त को भी तमाचा ना माने तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये जो समझने वाली बात है, जो कांग्रेस लगातार इस तथाकथित किसान आंदोलन के साथ खड़ी थी, जो लगातार तेज से चिल्ला के आपकी डिबेट में चिल्ला के बोलते थे हम आंदोलन के साथ हैं, राहुल गांधी रोज ट्वीट करते थे हम आंदोलन के साथ हैं, उस कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रदेश का किसान, ऐलनाबाद का किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है, क्योंकि जिस कांग्रेस ने लगातार ये दम भरा, इस आंदोलन को चलाने के लिए अपने वर्कर्स को भेजा, इस आंदोलन को चलाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की, जो कांग्रेस से बन पड़ता था कांग्रेस ने किया, उसके बावजूद अगर कांग्रेस की जमानत लेकिन प्रवीण अत्री जी आप लेकिन ये भी देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बाई इलेक्शन हार गई है, और ये धारणा भी टूट गई है, ये नैरेटिव भी टूट गया है कि उपचुनाव तो सत्ताधारियों के लिए होता है। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस बात में कोई दोहराय नहीं, लेकिन बाय इलेक्शन 2 बीजेपी हार गई है, इस बात को कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे भाई बताता हूँ। देखिए ये जो नैरेटिव सेट हुआ था कि जो बाय इलेक्शन होता है वो तो हमेशा सरकार का टूट गया ना, ये नैरेटिव टूट गया। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये नैरेटिव कब सेट हुआ था? ये नैरेटिव तब सेट हुआ था कि उस वक्त के सत्ताधीश सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव को जीत गए थे, तब ये नैरेटिव सेट हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सोच में विश्वास नहीं रखती। हम एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। जनता की इच्छा है, जनता किसको चुनती है, जनता किसको मत देती है, ये जनता की इच्छा है। लेकिन जहां तक बाई इलेक्शन की बात है, देखिए 3 बाई इलेक्शन हुए हैं जब से मनोहर जी प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। एक जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता, बड़ौदा कांग्रेस ने जीता, और ये आनंद ने जीता। इसमें तो ये सारा ये तो तथ्य है सामने हमारे। लेकिन मैं केवल जो कह रहा हूं कि हमने बड़ौदा में भी अपना वोट पहले से बढ़ाया, मैंने भी ये बात कही, इलाहाबाद में पहले से अपना वोट बढ़ाया। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने मनोहर सरकार की कार्यप्रणाली में विश्वास व्यक्त किया है, तभी पहले से ज्यादा वोट दिया है। ठीक है, आखिरी कमेंट ले लेते हैं। ठीक है विजेंद्र जी एक मेरा आपसे सवाल ये है, अभय चौटाला दोबारा इस्तीफा तो नहीं दे देंगे? देखिए ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और इस क्वेश्चन का जवाब मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ देना चाहूंगा। संक्षिप्त में जी, ये बात कोई माने या ना माने, अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि किसानों की ये ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल 100% किसानों ने अभय सिंह का साथ दिया, और ये इलेक्शन भी किसानों का था, और ये जीत भी किसानों की है।
और अभय सिंह जी ने आज ही कह दिया है कि मैं सिंघू बॉर्डर पर भी जाऊंगा, मैं टिकरी बॉर्डर पर भी जाऊंगा और हमारे किसान भाई आगे जो भी चाहेंगे उसी रास्ते पर मैं चलने का काम करूंगा। और वो चलेंगे, वो जबान के धनी आदमी है, वो जाएंगे और जो कहा वो करेंगे भी। और दूसरी बात यश जी, इसमें कोई इनको हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद गाड़ियां पकड़ी हैं पैसे बांटते हुए एलनाबाद हल्के में, वहां पैसों का खेला खेला गया है और उसके कारण इनको वोट बैंक बढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ पैसे खरीद करके बढ़ाया गया, ये इनका कोई परंपरागत वोट नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए मैंने दे दिया यदि किसान चाहेगा तो दे देंगे। अगर किसान चाहेगा, किसान मांगेगा, उसके समर्थक मांगेंगे तो किसानों के साथ वो दोबारा से फिर खड़ा होने का काम करेगा। का खेल रहा तो कितना बड़ा? नहीं, सेंटिमेंट्स का नहीं रहा। मैं परवीन जी ने जो बात बोली थी उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं कि 3 जो हिस्सों में डिवाइड किया ना इन्होंने, एक हिस्सा लगता है अपना राजस्थान की तरफ, एक लगता है पंजाब की तरफ और एक है हरियाणा की तरफ। तो वो जो पीछे रहे वो रहे राजस्थान की तरफ। इसका मतलब ये है कि लोग राजस्थान के नाराज हैं कांग्रेस से, और पंजाब की तरफ वो लीड ले गए। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिलने वाला, कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है लोग खुश हैं इनेलो से। और तीसरी साइड हरियाणा की जो लगती है, वहां से भी वो लीड लेके गए हैं। तो इसका मतलब हरियाणा में भी मुझे लगता है इनेलो शायद ऊपर जा सकती है अगर ये मेहनत करेंगे तो। सर मेहनत कर लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूं, और मैंने आपको बोला जेजेपी और आप साथ होते तो नतीजे कुछ और होते। ठीक है। योगेश कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित गौड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और विजेंद्र रेड्डू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इलाहाबाद उपचुनाव में कांटे की टक्कर में अभय चौटाला चुनाव जीत गए हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लिए ये आत्ममंथन का भी वक्त है जो होना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।